हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 17वां चैप्टर सांस सांस में बांस। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है और युवा बांस में कौन सी विशेषताएं होती हैं जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती। तो आंसर होगा कि 3 साल या उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहते हैं। जो बूढ़े बांस होते हैं बहुत सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं जल्दी से, लेकिन जो युवा बांस होते हैं वो मुलायम होते हैं। उसको सामान बनाने के लिए किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है, लेकिन जो बूढ़े बांस होते हैं उनको किसी भी तरह से आसानी से नहीं मोड़ सकते क्योंकि वो काफ़ी सख्त हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों। तो बांस से बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उसमें सबसे आश्चर्यजनक चीज़ जो मुझे लगी वो है मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई। इसकी बुनावट बहुत ही कठिन होती है, लेकिन इससे जो मछलियां हैं जिस तरह फंसाई जाती हैं वो बहुत आश्चर्यजनक है। आपका अगला प्रश्न है कि बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी। तो बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की होंगी, आरंभ की होंगी। और जब मनुष्य घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था, इकट्ठा किया करता था, तब जो बांस की बुनाई है वो आरंभ हुई होगी। तो भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की आवश्यकता हुई होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से क्या किया, डलिया बनाई होगी और बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। आपका अगला प्रश्न है कि बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है, एटलस में देखो। तो बांस भारत के कई भागों में बहुतायत में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो मुख्यतः उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों में जो बांस है काफ़ी होता है। तो ये राज्य जो हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इन राज्यों का पता हम जो एटलस है, जो मैप होता है उसमें देखकर पता कर सकते हैं कि ये जो राज्य हैं वो कहाँ हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है, विस्तृत है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ। तो संगीत, तो बांस से संगीत के लिए क्या बनाई जाती हैं, जो बांसुरी होती हैं, बंशी होती हैं, वो बनाई जाती हैं और शहनाई बनाई जाती है। मच्छर, तो मच्छरदानी लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, बांस लगाते हैं चारों तरफ, तो बांसों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, वो भी बांस से बनाए जाते हैं। प्रकाशन, तो कोई भी चीज़ छापनी होती है तो हमें जो कागज़ है वो भी बांस से बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, तो बांस से हम खिलौने हैं, बर्तन हैं, मकान हैं और अचार है वो भी बनाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। तो नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो चमड़ा है उससे क्या बनाया जाता है, घास के तिनके हैं, पेड़ की छाल है, गोबर है, मिट्टी है। तो इनमें से किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। तो जो चमड़ा है उससे क्या बनता है, जूता है, बैग हैं, पर्स हैं, बेल्ट हैं और जो गद्दियों के कवर वगैरह होते हैं गाड़ी की वो बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। और घास के क्या बनते हैं, घास के तिनके से चटाई है, खिलौने हैं, टोकरी है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और पेड़ की छाल से कागज़, अगरबत्ती और कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। मिट्टी से बर्तन बनते हैं, मकान हैं, खिलौने हैं, गुल्लक है,
ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और गोबर, इससे जो उपले होते हैं जिन्हें कंडे कहते हैं, घर की जो लिपाई पुताई होती है वो भी गोबर से होती है। गाँवों में खाद है, गोबर से बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं गोबर से बनाई जाती हैं। तो चमड़े को काट कर और घिस कर पर्स तथा थैले बनाए जाते हैं। तो हमें चमड़े को सही आकार में काटना और रंगना आना चाहिए। तो जो पर्स हैं और थैले हैं वो जो चमड़े से बनाए जाते हैं, तो पहले चमड़े को काटा जाता है, फिर उसके क्या होता है, उसको सही आकार दिया जाता है और फिर उसको सिलाई वगैरह की जाती है। इस तरह से जो पर्स हैं, थैले हैं, वो बनाए जाते हैं। और चमड़े को सही आकार में काटना और तथा रंगना हमें आना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो सही आकार की बने। आपका अगला प्रश्न है कि जिन जगहों की सांस में बाँस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। तो सांस में बाँस, इसका मतलब क्या होता है, बाँस जो है पूरी तरह उनके रग रग में बसा है, मतलब वो पूरी तरह से बाँस पर निर्भर हैं। तो हम बाँस उगने व चीज़ें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबार या टेलीविज़न में देखते हैं। तो उनके इलाकों में चारों तरफ बाँस के झुरमुट या झाड़ियाँ जो होती हैं वो नज़र आती हैं। लोग बाँस के बने घरों में रहते हैं, बाँस की बनी टोपियाँ होती हैं वो पहनते हैं। उनके जो फर्नीचर होते हैं, बर्तन होते हैं, औजार होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ भी जो होते हैं वो बाँस से बने होते हैं। तो बाँस पर उनका जो व्यवसाय है, उनका जो बिजनेस होता है, सारा कुछ बाँस पर निर्भर होता है। तो बाँस की बनी सामग्री जो होती हैं वो बाज़ार में बेचते हैं, जैसे कि टोकरी है, जाल है, चटाई है, खिलौने हैं। तो उनके घरों के आसपास बाँस की जो खपच्चियाँ होती हैं वो बिखरी दिखाई देती हैं। तो वो अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाँस पर निर्भर होते हैं। उनके रग रग में, उनकी हर सांस में जो बाँस है वो बसा होता है, क्योंकि इसी से उनका जीवन चलता है। आपका अगला प्रश्न है कि इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बाँस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से बंधी होती हैं, गुथी हुई होती हैं। तो इस वर्णन को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर आपको लिखने हैं। यदि अंदाज़ा लगाने में आपको दिक्कत हो तो आपस में आप बातचीत कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं। तो बाँस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो शंकु के आकार वाले अर्थात बड़े मुंह वाले जाल में जो मछलियाँ होती हैं काफ़ी अधिक फंस जाती हैं, इसलिए बाँस से बनाए गए शंकु के आकार के जाल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है। तो शंकु का जो ऊपरी हिस्सा होता है अंडाकार होता है और नीचे का हिस्सा बड़ी परिधि वाला वृत्ताकार दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है। तो जाल में मछलियों की संख्या बहुत होती है, तो मछलियों के भार से जाल टूट जाने का डर रहता है, जाल टूट ना जाए, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वाले जो होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। अगर वो तेज़ चलेंगे तो क्या होगा, मछलियाँ जो हैं वो जाल में टकराएंगी और वो आपस में टकराने से क्या होगा, जो जाल है वो टूट सकता है और वो जल स्रोत की ओर जा सकती हैं। तो वो जाल में से ना निकलें और जाल ना टूटे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा डलिया नुमा कहे मुताबिक इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो।
तो उत्तर जो है वो है हाथों की कलाकारी। तो हाथों की कलाकारी, तो बांस से ज़्यादातर वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव होता है। हाथों की कलाकारी मतलब हमें अच्छे से बनाना आता होगा कोई चीज़, तो हम बांस से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अगला है घनघोर बारिश। आज मेरे शहर में घनघोर बारिश हो रही है। बुनाई का सफ़र, तो बांसों की बुनाई का सफ़र आदि मानव काल से चला आ रहा है। आड़ा तिरछा, बांसों को आड़ा तिरछा आकार देकर ही अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। डलियानुमा, यह डलियानुमा टोकरी काफ़ी उपयोगी है। कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक मैंने आज सारा काम कर लिया। आपका अगला प्रश्न है बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। तो बुनावट जो है वो क्या है, यहाँ पर आवट प्रत्यय है और बुन जो है वो क्रिया है। इसके तीन और शब्द बनेंगे आवट प्रत्यय लगाकर। तो हम कोई भी बना सकते हैं, लिखावट, सजावट, रुकावट। तो लिखावट, इसका वाक्य प्रयोग हम बनाएंगे, सीता की लिखावट बहुत अच्छी है। सजावट, तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है। रुकावट, रास्ते में बहुत रुकावट आई। अगला है नुकीला। तो नुकीला में क्या है, इला प्रत्यय है। तो इसमें हम कोई भी बना सकते हैं शब्द, जैसे कि बर्फीला, जहरीला, पथरीला, चमकीला, भड़कीला। तो बर्फीला, तो हम बनाएंगे केदारनाथ काफ़ी बर्फीला इलाका है, काफ़ी बर्फीली जगह है, वहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। जहरीला, कोबरा सांप बहुत जहरीला होता है। पथरीला, पहाड़ी इलाका बहुत पथरीला है। फिर है दबाव। तो दबाव में दब जो है वो क्या है, क्रिया है, और जो आव है वो प्रत्यय है। तो इसके हम बनाएंगे बहाव, ठहराव, जमाव। तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो बहाव का हम लिखेंगे, नदी के पानी का बहाव बहुत तेज़ है। गंगा नदी के पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो इसमें क्या है, आव प्रत्यय है। ठहराव, तो उसके जीवन में अब ठहराव आ गया है। जमाव, बारिश के पानी के जमाव से बहुत कीचड़ हो गई। फिर है पिसाई। तो इसमें पिस जो है वो क्रिया है और आई क्या है, प्रत्यय है। तो हम बनाएंगे भलाई। तो भलाई का हम बनाएंगे वाक्य प्रयोग कि हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। सफाई, हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। पिसाई, तो गेहूं की पिसाई करवा लाओ। या हम और बना सकते हैं धुनाई, पुलिस ने चोर की धुनाई कर दी। फिर अगला प्रश्न है कि नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। तो रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग अलग ढंग से लिखो। तो पहला है, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। तो वहाँ बांस की चीज़ें बनाने की परंपरा भी खूब है। फिर है, हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। तो हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों की ही चर्चा कर पाए हैं। फिर है, मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है।
तो उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटा जाता है। गठान मतलब गांठ। फिर है खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। तो खपच्चियों से कई प्रकार की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं, बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं। सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों शिक्षक को बताओ। तो तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली जो होती है उसको कहते हैं, और बाकी जो उंगलियां होती हैं वो होती हैं मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। इस तरह से जो उंगलियां होती हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। हिंदी में जो उंगलियों के नाम होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। तो पहले सबसे छोटी जो उंगली होती है वो कहलाती है कनिष्ठा। फिर जो होती है उसके बाद वो होती है अनामिका। मध्यमा जो सबसे लंबी उंगली होती है वो कहलाती है मध्यमा। उसके बाद होती है तर्जनी। फिर उसके बाद होता है अंगूठा, उसको कहते हैं अंगुष्ठा। तो पहली हो गई आपकी कनिष्ठा, फिर अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।